अफगानिस्तान खबरों में है। आज के दिन को लेकर फिक्र और खदशात यकीनी हैं। माजी और हवाले अपनी जगह, मगर क्या आने वाले दिनों में बेटर सेंस प्रिवेल करेगी? क्योंकि अमरीकी फौज का भी बाकायदा इनखला भी नहीं हुआ। 31 तारीख ऐलान करदा है, लेकिन बगराम एयरबेस के अमरीकी इनखला के 40 दिन के अंदर अफगान तालिबान ने 27 सूबाई दारुलहुकूमतों को अपने जेर तसल्लुत कर लिया है। अफगान हुकूमत और अफगान फौजें रेत की दीवार से भी कमतर साबित हुई हैं। मुहतात तरीन अंदाजे भी ये कह रहे थे कि काबुल फतह करते करते तालिबान को कम अज कम 3 माह लगेंगे, लेकिन ये तो 3 घंटे भी ना लगे। अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का क़याम किसी भी वक्त हुआ चाहता है। फरीक़ैन में मुआहदा हुआ है कि काबुल पर हमला नहीं होगा, इंतकाल इक़्तिदार पुरअमन रहेगा। तालिबान ने अफगान फौज के एहलकारों के लिए आम मुआफ़ी का ऐलान किया है। गैर मुल्कियों को भी काबुल छोड़ने की आज़ादी है। अफगान तालिबान आलमी ज़राए इब्लाग को और आलमी ताकतों को ये यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं कि अब के और 20 बरस कबल के तालिबान में फ़र्क है। क्या ये हकीकत है? इस कदर तेज़ी से बदलती सूरत हाल के पाकिस्तान और ख़ित्ते पर क्या असरात होंगे? पाकिस्तान का होमवर्क और सिचुएशन रीडिंग कैसी है? चीन और रूस कैसे ये सब देख रहे हैं? अमरीका अब क्या करेगा? आगे होगा क्या? ये आम से सवालात हैं, ख़ास इम्कानात और ख़दशात रखते हैं। यही आज अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से जानेंगे और समझेंगे कि क्या तालिबान एक यूनिफाइड फोर्स हैं या तालिबान भी मुख्तलिफ तंजीमों का इल्हाक हैं और ताकत मिलने के बाद दाखिली इख्तिलाफात का शिकार हो सकते हैं। इस वक्त तालिबान की क़यादत किस किस नौइयत की है और काबुल में सरबराही किसको मिलेगी? अमीर तहरीक तालिबान मुल्ला हैबतुल्लाह अख़वंज़दा को, जो मुल्ला उमर और मुल्ला मंसूर के बाद तीसरे मरकजी अमीर हैं और उनकी शनाख्त मुदर्रिस की सी है। दूसरा, मुल्ला बरादर, जो सियासी उमूर के निगरान हैं और टेबल पर तालिबान की क़यादत करते आ रहे हैं। मुल्ला याकूब तीसरे, जो ऑपरेशनल कमांडर हैं और जंगी उमूर देखते हैं और मुल्ला उमर के साहिबजादे हैं। जानने को बहुत कुछ है। आज की गुफ्तगू में ये जानने की कोशिश करेंगे कि अफगानिस्तान में हुआ क्या बाय डिज़ाइन हुआ है, मुस्तकबिल क्या और ख़ित्ते पर इसके असरात। पाकिस्तान तैयार है इस पूरी सिचुएशन में? आयशा, देखिए, अगर किसी को नहीं पता था तो वो फिर जो बाइडन थे, जो अब से 2-2.5 हफ्ते पहले कह रहे थे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि तालिबान कंट्रोल नहीं कर सकते, अफगान आर्मी 3 लाख की है, फुली ट्रेंड है, हमने उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम दिया हुआ है, जहाज दिए हुए हैं। और जो बाइडन का इस वक्त काफी मजाक भी उड़ रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर कि इससे पहले ओबामा की हुकूमत में वो थे 9 साल। ऐसे तो नहीं कि नौज़ायदा कोई बच्चे हैं जिनको एहसास नहीं था कि अफगानिस्तान में क्या होगा। पाकिस्तान कह रहा है, रशिया कह रहा है, चाइना कह रहा है कि आप इररिस्पॉन्सिबल विड्रॉल ना करें। असल में जो अमेरिका का ये विड्रॉल था आयशा, वो एक ग्रेसफुल एग्जिट उन्होंने लिया, ना कि कोई पीस एग्रीमेंट किया। अगर उन्हें पीस एग्रीमेंट करना होता तो फिर अफगान गवर्नमेंट या अशरफ गनी की हुकूमत को बिठाते। उन्होंने पॉलिटिकल लेजिटिमेसी दी है, पाकिस्तान ने नहीं दी, ईरान ने नहीं दी, चाइना ने नहीं दी, ये अमेरिका ने इनको दिया है ये लेजिटिमेसी। आप देखिए कि इतने 20 साल लगे हैं तालिबान को। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 3 घंटे का मामला है। पूरी एक नई नस्ल इसके अंदर शामिल हुई है। पूरी एक नस्ल जो है, दसियों हजार जो सिविलियंस है अफगानिस्तान के अंदर, वो जाबाक हुए हैं। और $2.2 ट्रिलियन, 2 खरब से ज्यादा हमारी इकोनॉमी को आप देख लें आयशा, कि अगर $100 बिलियन हमें मिल जाए इंटरनेशनल कम्युनिटी से तो हमारे तो हर हाल में हर घर में खुशहाली हो जाए। और जो मेरी इत्तला ये है कि जब आर्मी चीफ से इनके काम ने बात की थी तो उसमें उन्होंने यही कहा था आर्मी चीफ ने कि भाई आप अगर ये पैसा हमें दे देते तो हम आपको एक पूरी नया अफगानिस्तान भी खड़ा करके देते, एक नई फौज भी खड़ी देते। देखिए, अफगान हुकूमत की सारी उम्मीदें वाबस्ता थी अपनी फौज से, लेकिन उनको ये अंदाजा नहीं था कि अवाम की फीलिंग्स क्या है। देखिए, ये जो हुकूमत पिछले 20 साल में बनती रही, जिसमें अहमद करज़ई, अशरफ गनी लीड करते रहे, ये अमेरिका की ताकत के बलबूते पे, उनके सहारे पे कायम रहे। जबकि अमेरिका बेदरेक बमबारी भी करता था अफगानियों के ऊपर और बेगुनाह लोग बेशुमार मारे जाते रहे। उसके साथ साथ ये तबका जो था, अशरफ गनी तबका या दूसरे, ये करप्शन में मुलव्वस थे। ये पैसा जमा कर रहे थे, बाहर के मुल्कों में जायदादें बना रहे थे और अवाम बेचारे पिसे हुए थे, वो उसी हाल में थे। नतीजा ये है कि आज जो चीजें जैसे खुल रही हैं
उससे एक चीज वाज़ेह हो रही है कि अमेरिका के खिलाफ भी नफरत थी, अवाम ने भी शुक्र अदा किया कि ये यहां से गए हैं, और दूसरी तरफ इन हुक्मरानों को भी समझा जाता था कि ये करप्ट लोग हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, और अगर हम इनको बचाने के लिए जान दें तो वो मुनासिब नहीं है, हमें नहीं करना चाहिए। चुनाचे अवाम ने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि कहीं भी तालिबान को मज़ामत नहीं हुई। अवाम पहले मलेशिया की शक्ल में इकट्ठे होते थे मुख्तलिफ कमांडरों के नीचे, और बड़ी मज़ामत होती थी। मलेशिया जो है वो आप अगर पुराना रिकॉर्ड देखिए तो मलेशिया जो है वो बहुत हद तक तालिबान को सख्त कंपटीशन देती रही हैं, उनको बड़ा मुकाबला होता रहा है। लेकिन अब मलेशिया जो है वो इकट्ठी नहीं की जा सकी। नतीजा ये कि जब अवाम की तायीद ना हो किसी करप्ट माशरे को, करप्ट हुकूमत को, तो वो फिर इसी तरह होता है कि फौज के पीछे अवाम खड़े नहीं है तो फौज ढेर हो गई, और फौज और अवाम जब हुकूमत के पीछे नहीं खड़े हैं तो हुकूमत ढेर हो गई। यहाँ यही नक्शा हुआ है। इसी वजह से तमाम अंदाजे गलत साबित हो गए, जितने एनालिसिस थे वो गलत साबित हो गए। जब आपके अवाम और आपकी फौज आपके साथ नहीं है तो आप कैसे हुकूमत कर सकते हैं? जल साहब ठीक कहते हैं कि जो करप्ट गमाश्ता रजीम थी उसकी वजह से तालिबान की राइज हुई, मगर मैं एक बात करना चाहता हूँ, माजी के बगैर हाल नहीं होता और हाल के बगैर मुस्तकबिल नहीं होता, और जब हम वाक़यात को इन आइसोलेशन देखते हैं तो हम मुस्तकबिल का कोई भी दुरुस्त तनाजुर नहीं बना सकते। इसलिए हमें माजी को भी ज़हन में रखना पड़ेगा, हाल को भी रखना पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है, आज आ जाते हैं हाल पे आ जाते हैं, $2 ट्रिलियन के पंप करने से तो वो गारों के ज़माने में वापस चला गया। क्यों भाई, आखिर $200 बिलियन ही लग जाता लोगों की भले के लिए। कोई जदीद $300 की टोटल पाकिस्तान की रियासत है, और 100 बिलियन का जो हमारे ऊपर कर्जा है, तो क्यों नहीं हुआ? तो इसका क्या मतलब है? इसका वाज़े मतलब है कि जो सरमायादाराना बुनियाद पे $2 ट्रिलियन भी उसको खड़ा नहीं कर सका, और फौज जो है खुद उसने हथियार डाल दिए। अब अगली बात आ जाती है, आपने 3 लोगों का नाम लिया, ये अपेक्स लीडर है उनके, ये लोग हैं। अब इनकी क्वालिटेटिवली कैसे आप एनालिसिस करेंगे? इनके अंदर इंट्रिंसिक कितनी क्वालिटी है? वार हार्डन है, गुरिल्ला जंग से कोई अच्छी नहीं लड़ सकता। इन्होंने आरपीजीज के साथ और AK-47 के साथ दुनिया की सबसे टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड आर्मी मशीन को जो है वो जलील करके बाहर निकाला, और मैं ये नहीं मानता कि उन्होंने अपनी इज्जत बचाई है। वो इसी तरह जलील होकर निकले हैं जैसे वो वियतनाम से निकले थे। अब रीबिल्डिंग करनी है, कैसे करोगे रीबिल्डिंग? अच्छा, अब उसमें एक चांस तो आपका यह निकलता है कि जो चाइना और इनका अरेंजमेंट है, ये रास्ता बने, यूरेशिया तक जाएं, वो एक रास्ता है, मगर इनके दरमियान कैसे अरेंजमेंट होगा? कुछ नॉर्थ से लोग इधर पाकिस्तान में आए हुए हैं, उनको आज रिसीव किया पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, तो बहुत बड़े चैलेंजेस अहेड हैं। देखिए, पहली बात तो ये ज़हन में रखिए कि इसमें ज्यादातर लोग जो तालिबान में अब शरीक हैं, ये दूसरी जनरेशन है, ये पहली जनरेशन के लोग नहीं है। फिर आप इनका डिसिप्लिन देखिए कि इन्होंने कहीं कोई ज्यादती नहीं की, कोई लूट मार नहीं की, कोई दुकानें नहीं तोड़ी, और जो मुजाहिदीन के वक्त पे हुआ था कि औरतों को उठा लिया गया, वो यहाँ पे कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ जिसकी वजह से अवाम में कोई खिलबली या कोई ऐसी मुखालफत नजर नहीं आती। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद हल वही है जो हम पाकिस्तान हमेशा से कहता रहा है कि इनको तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ मुज़ाकरात करने होंगे, उसके बगैर जो भी हुकूमत बनेगी उसकी रिट पूरे अफगानिस्तान पे कायम नहीं हो सकती। लिहाजा तालिबान भी यही कर रहे हैं कि इस वक्त वो एक अबूरी हुकूमत बना रहे हैं। अब अबूरी हुकूमत जब बनती है, अबूरी हुकूमत की अपनी एक चूंकि आर्जी होगी, तो उसके दौर में तवक्को नहीं है कि कोई किसी तरफ से कोई शोरश उठे, क्योंकि एक आर्जी इंतजाम है। लेकिन ये वो वक्त होगा जब तालिबान सबको इंगेज करें। फर्क सिर्फ ये है कि आज तालिबान एक ऐसी पोजीशन में है जहां वो दूसरों की जो बातें माने तो वो उनकी मेहरबानी होगी, वरना पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में बैठ के आप ज्यादातर अपने मुतालबात मनवा लेते हैं। तो तालिबान जो है वो आज एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन वो करेंगे यही कि सबको ऑन बोर्ड रखें, और वही रास्ता अगर अपनाया उन्होंने और उसमें सारे शामिल हो गए तो पूरी दुनिया मजबूर होगी उस हुकूमत को तस्लीम करने में, क्योंकि पूरे अफगानिस्तान की तायीद होगी। और अगर तायीद नहीं होगी तो फिर कहीं ना कहीं शोरश बर्पा होती रहेगी, और बाहर से कोई ना कोई कुव्वत उसको आलाकार बना के वहां पे प्रॉक्सी वॉर करेगी। देखिए, अभी फ्लूइड सिचुएशन है और उसमें कुछ पॉजिटिव इशारे मिल रहे हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा
ये अपनी जगह पे मौजूद है, मगर कुछ फंडामेंटल इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो एक सोसाइटी की पसमानदगी है, और उस पसमानदगी को मज़ीद आपने बम्बारमेंट के ज़रिए और गहरा कर दिया है। और वहाँ पे जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर की अदम मौजूदगी है, देखें एक समाज में आराम से हुकूमत करने के लिए नीचे आपको बुरी भली ज़िंदगी जो है वो चलानी पड़ती है, वरना ऊपर से जो हमेशा जो रूलिंग क्लास की आपस में लड़ाइयाँ होती हैं वो समाज की निचली परतों में जो बेचैनियां हैं उसकी वजह से ही वो होती हैं, और फिर पावर स्ट्रगल एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये है, हमें अच्छी की उम्मीद करनी चाहिए, हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं। हम पहले दिन से कह रहे हैं कि अमेरिका कोई सोल्यूशन नहीं था, अमेरिका इराक में सोल्यूशन बना, शाम में बना, या जहाँ वियतनाम में बना, कहीं भी सोल्यूशन नहीं था। वो उनका एक अपना एक पैराडाइम है, वॉर कैपिटलिज्म जिसे कहते हैं। उन्होंने अपना सामान बेचना होता है, उन्होंने अमरीकी अवाम का टैक्स पेयर्स के पैसे को बर्बाद किया, ठेकेदारों को खिलाया, या अशरफ गनी खा गया और अफगान अवाम वहीं बैठे हैं। और मैं जिस मंजर से और जिस एंगल से देख रहा हूं कि क्या इसमें अफगान अवाम की निजात होगी जो तख्ते सितम बने हुए हैं एक तकरीबन पिछले 3-4 दहाइयों से, जो हम रेशा दवानियां उनके खिलाफ ये आलमी इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, क्या उससे वो निकल आएंगे या नहीं आएंगे? और ये इनकी सफरिंग कहां से शुरू होती है, आप गौर करें। और क्या हमने इनका हाशिर कर दिया, दुनिया में जगह जगह अफगान के बच्चे जो हैं वो यहाँ पे चने बेच रहे होते हैं, यहाँ जो है वो अपना बूट पॉलिश कर रहे होते हैं। तो क्या ये तालिबान उनके लिए कोई सोल्यूशन लाएंगे? अगर तो लाएंगे तो फिर आराम से हुकूमत करेंगे, लेकिन अगर ये ट्रिकल डाउन नहीं करता और वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर सकते ये, और या कोई और, तो फिर मेरे ख्याल में वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट जो है कभी भी माशी तौर पर बर्बाद अवाम के ऊपर एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं हुआ करती। तो सारे जो 36 सूबे हैं अफगानिस्तान के, उसके अंदर सबके अंदर इस पूरे 20 साल के अंदर एक शेडो हुकूमत कायम की हुई थी, शेडो गवर्नर्स कायम अपॉइंट किए हुए थे तालिबान ने, और साथ साथ में उनके उसी शेडो जो गवर्नर है उसके साथ उन्होंने काजी भी रखा हुआ था, जो या एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका सिस्टम था उसके भी 1-2 लोग उनके साथ रखे हुए थे। जिस तरह कंधार में जैसे ही कैप्चर हुआ, जो जाहिर बात है तालिबान का हेडक्वार्टर्स है, मुल्ला उमर भी यहीं पे जिंदगी भर रहे, वो काबुल कभी नहीं गए हुकूमत के, जब तालिबान की हुकूमत थी अलावा एक आध दफा के। तो कंधार के अंदर उनका जो शेडो गवर्नर था उसी को उन्होंने इस वक्त गवर्नर अपॉइंट किया हुआ है पूरी तौर पे कि आप जरा नज़्म व नस्क देखिए। लेकिन सबसे बड़ा मसला है कि अभी एक सिस्टम इवॉल्व करना है। ये कहना कि अवाम पूरी तालिबान के साथ है, ये भी गलत बात होगी। सोसाइटी डिवाइडेड है, फॉल्ट लाइंस ऑलरेडी सेक्टेरियन एथनिक लाइंस की हैं। ये वॉरलॉर्ड्स अगर बुरी हुकूमत में आ भी जाते हैं तो इस पूरे 20 साल के अंदर कुछ बदला भी है, यानी कि 3.1 बिलियन जो लड़कियां हैं वो एजुकेशन में वापस चली गई हैं, मखलूत तालीम भी है, ठीक है, आर्टिफिशियल हो कहीं हो, जाहिर बात है कि वो पश्तून डोमिनेटेड जो कंजर्वेटिव एरियाज हैं, जिस तरह पक्तिया है, पक्तिका है, या फिर हेलमंद है, कधार है, उर्जगान है, जाबुल है, यहाँ पे तो नहीं, लेकिन हिरात के अंदर थी, तो हिरात के अंदर यूनिवर्सिटी से बंद हुई है। तो एक पूरा सिस्टम इवॉल्व करना है, और वो सिस्टम के लिए जो अपने पार्टनर, जिस तरह जनरल साहब या सईद साहब कह रहे थे, उन पार्टनर्स को कॉन्फिडेंस में लेके वो इन्वॉल्व करना है। उज़्बेक्स और ताजिक जो हैं उसके अंदर पर्दा नहीं है। अगर आप जाएं मजार शरीफ तो वहां पे पर्दा नहीं है, वहां पे लड़कियां जीन्स पहने हुए हैं, ठीक है, एक बाया लिया उन्होंने, एक जिस तरह ईरान के अंदर होता है। मुझे ऐसा लगता है ये शायबा है मुझे कि कहीं ना कहीं ईरान जैसा सिस्टम जो है वो कहीं इंप्लीमेंट करना चाहेगा तालिबान।